हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जनवरी 2022 के सेकेंड वीक की करंट अफेयर्स। तो जनवरी 2022 के दूसरे सप्ताह में करंट अफेयर्स के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 8 से लेकर के 14 जनवरी के बीच में करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL का नया शीर्षक प्रायोजक किसे बनाया गया है? तो अभी तक IPL का जो शीर्षक प्रायोजक था वो था वीवो, जो कि आप जानते हैं चाइना की एक स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है। लेकिन अब IPL के शीर्षक प्रायोजक का जो अधिकार है ये वीवो से हटा करके भारत के टाटा ग्रुप को दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो टाटा ग्रुप जो है ये अगले 2 सीजन के लिए यानी कि इस साल जो होने वाला है 2022 में 15वां सीजन और 2023 में 16वां सीजन, इन दोनों सीजन के लिए शीर्षक प्रायोजक होगा। इसके लिए टाटा ग्रुप जो है ये BCCI को हर साल 300 करोड़ रुपए प्रदान करेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, जिसको शॉर्ट में AIIB कहा जाता है, इसका मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में। और इसमें एक तो होता है अध्यक्ष और 5 होते हैं इसमें उपाध्यक्ष। अभी के समय इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जिन लीकन और ये चीन के ही व्यक्ति हैं। लेकिन इसमें जो 5 उपाध्यक्ष होते हैं उसमें भारत के एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया गया है जिनका नाम है उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रहे हैं, इनको AIIB के अंदर एक उपाध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ICC ने दिसंबर 2021 के लिए इनमें से किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना है? यानी कि आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दिसंबर 2021 के महीने के लिए किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि एजाज पटेल। तो एजाज पटेल जो कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं, इन्होंने आपको पता होगा दिसंबर 2021 के अंदर भारत के खिलाफ एक काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी और वो ये थी कि ये टेस्ट मैचेस के इतिहास में एक ही पारी के अंदर सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए थे। तो इसी उपलब्धि को देखते हुए इनको दिसंबर 2021 के लिए ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि भरत सुब्रमण्यम। तो भरत सुब्रमण्यम जो हैं ये भारत के एक 14 साल के शतरंज खिलाड़ी हैं जो कि चेन्नई के हैं। तो ये हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए पूरी दुनिया में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल 10 जनवरी को। 10 जनवरी को ही ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी सन 2006 को जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो नागपुर के अंदर आयोजित किया गया था। तो उसी इवेंट के तहत ये 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि आपको बता दूं भारत के अंदर जो हिंदी दिवस होता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और भारत के अंदर राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में भारत की कप्तानी कौन करेगा? तो महिलाओं का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है ये पुरुषों के क्रिकेट वर्ल्ड कप की ही तरह हर 4 साल में एक बार होता है। इसका जो आखिरी इवेंट हुआ था वो हुआ था साल 2017 में, जिसका आयोजन किया गया था इंग्लैंड में और इसको इंग्लैंड ने ही जीता था भारत को हरा करके। तो अब ये 4 साल बाद फिर से होना था, यानी कि 2021 के अंदर इसको आयोजित किया जाना था। लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते 2021 में ये आयोजित नहीं हो पाया था और अब उसी को यहाँ पर 2022 के अंदर आयोजित किया जाना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें भारत की कप्तानी कौन करेगा।
तो इसमें जो भारतीय टीम जाएगी उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है और इसमें भारत की कप्तान बनाई गई हैं मिताली राज। साथ ही इसमें भारत की उप कप्तान होंगी हरमनप्रीत कौर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की कप्तानी कौन करेगा, आंसर हो जाएगा मिताली राज। और यहाँ पर आप इसके लोगों में देख भी सकते हैं कि इस बार जो महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है इसको होस्ट कर रहा है न्यूजीलैंड। तो ये न्यूजीलैंड के कई सारे शहरों में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर आप और भी जानकारी इसके बारे में देख सकते हैं कि इस बार ये इसका 12वां संस्करण होगा और ये 4 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा, यानी कि लगभग 1 महीने तक ये टूर्नामेंट चलेगा। इसमें भारत समेत टोटल 8 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं, जिनके बीच में टोटल 31 मैच होंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास सी ड्रैगन 22 कौन से देश के नेतृत्व में हाल ही में शुरू हुआ है। तो एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होती है जो कि खासकर एंटी सबमरीन वारफेयर पर केंद्रित होती है। इसका नाम है सी ड्रैगन। तो आपको बताना है कि ये कौन से देश के नेतृत्व में आयोजित की जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका। तो अमेरिका के नेतृत्व में ये जो सी ड्रैगन अभ्यास होता है ये हर साल होता है और इस साल पहली बार भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। दरअसल इस बार जो सी ड्रैगन अभ्यास शुरू हुआ है इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के टोटल 6 देशों ने हिस्सा लिया है। इनमें से 4 तो वो कंट्रीज हैं जो कि क्वाड ग्रुप का हिस्सा हैं, यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इसके अलावा जो 2 कंट्रीज हैं उनमें से एक है कनाडा और दूसरा है दक्षिण कोरिया। तो इस तरीके से इन 6 देशों की नौसेनाओं के बीच में ये बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास सी ड्रैगन 22 आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन हो रहा है अमेरिका के गुआम आइलैंड पर। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय नौसेना की मेजबानी में मिलन 2022 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन से स्थान पर आयोजित किया जाएगा। तो भारतीय नौसेना की मेजबानी में एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होती है, यानी कि इसमें कई सारे देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेती हैं और ये हर 2 साल में एक बार होता है। तो मिलन 2022 जो अभ्यास होने वाला है फरवरी महीने में ये शुरू होगा। तो इस बार इसका आयोजन किया जाएगा विशाखापत्तनम में। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसके लिए टोटल 46 देशों को भारत ने इन्वाइट किया है। हालांकि इसमें से कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे ये बाद में देखा जाएगा। भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं वो हाल ही में बदले थे। याद रखिए भारतीय नौसेना के इस समय प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने के लिए किसे मंजूरी दे दी गई है। यानी कि आपको बताना है कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली महिला जज कौन बन गई हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयशा ए मलिक। तो आयशा ए मलिक जो हैं ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अभी के समय टोटल 4 महिला जज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिणी ध्रुव का सफर अकेले पूरा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बन गई हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी अचीवमेंट को फर्स्ट टाइम हासिल करता है तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो साउथ पोल है यानी कि दक्षिणी ध्रुव, यानी कि यहाँ पर अंटार्कटिका की बात हो रही है, उसका सफर अकेले पूरा करने वाली भारतीय मूल की जो पहली महिला बनी है इनका नाम है हरप्रीत चंडी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हरप्रीत चंडी जो हैं ये ब्रिटिश सिख सेना में कैप्टन के पद पर हैं। तो इन्होंने दक्षिणी ध्रुव का सफर अकेले पूरा किया है, यानी कि इन्होंने बिना किसी की मदद के साउथ पोल का सफर पूरा किया। इस दौरान इन्होंने टोटल 1100 किलोमीटर, लगभग इन्होंने 1100 किलोमीटर का सफर तय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है और इसमें जो बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है ड्रामा सीरीज के अंदर वो बनी है द पावर ऑफ द डॉग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के अंदर जो इस बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंदर विनर रहे हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी में जीता है द पावर ऑफ डॉग नाम की फिल्म ने। इसी तरीके से म्यूजिकल या फिर कॉमेडी के सेगमेंट में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है वेस्ट साइड स्टोरी नाम की फिल्म ने। तो ये तो रही फिल्म की बात। अगर हम बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो इस बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है द पावर ऑफ डॉग फिल्म के डायरेक्टर जेन कैंपियन को।
फिर इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है विल स्मिथ को। इन्होंने पहली बार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है। इसी तरीके से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है ये इस बार दिया गया है निकोल किडमैन को। और जो निकोल किडमैन है इन्होंने 5वीं बार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है। फिर इसके बाद आखिर में है सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म या फिर इसी को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म भी बोला जाता है। तो ये पुरस्कार इस बार दिया गया है जापान की मूवी को जिसका नाम है ड्राइव माई कार। तो इस बार के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में आपको इन कैटेगरीज में विजेताओं के नाम याद रखने हैं। फिर अगला सवाल देखते हैं, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग इवेंट्स के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो विंटर ओलंपिक गेम्स कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाले हैं चाइना की राजधानी बीजिंग में। और उसमें अभी तक के लिए भारत के सिर्फ एक ही खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है और उसी खिलाड़ी ने 2 अलग अलग इवेंट्स में क्वालिफाई किया है। तो विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 के 2 अलग अलग इवेंट्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं आरिफ मोहम्मद खान। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। आरिफ मोहम्मद खान जो है ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और इन्होंने अल्पाइन स्कीइंग के अंदर 2 अलग अलग इवेंट्स में क्वालिफाई किया है, स्लैलम और ज्वाइंट स्लैलम। तो ये इन 2 इवेंट्स के अंदर हिस्सा लेंगे। इस बार के जो विंटर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं ये इसका 24वां संस्करण होगा, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे पहले जो 23वां संस्करण था वो प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था। वहां पर भारत के 2 ही खिलाड़ी गए थे, हालांकि उन्होंने कोई मेडल नहीं जीता था। तो इस बार सिर्फ एक ही खिलाड़ी अभी के लिए जा रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान। भारत सरकार का कौन सा विभाग 10 से लेकर के 16 जनवरी तक पहला स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक आयोजित करेगा। तो भारत का वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत जो DPIIT है यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड या फिर इसी को बोला जाता है हिंदी में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, ये पहली बार भारत के अंदर स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है 10 से लेकर के 16 जनवरी तक। ये भारत के बेसिकली उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्घाटन किया था भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री यानी कि पीयूष गोयल ने। 25वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कौन से स्थान पर किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय युवा उत्सव जो होता है ये हर साल उस दिन शुरू होता है जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। यानी कि ये जो राष्ट्रीय युवा उत्सव होता है ये हर साल 12 जनवरी को शुरू होता है और फिर ये 16 जनवरी तक चलता है। तो ये जो राष्ट्रीय युवा उत्सव होता है इसका आयोजन किया जाता है भारत के युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा। तो हर बार की तरह इस बार भी ये हो रहा है और इस बार ये इसका 25वां संस्करण है। तो इसका आयोजन किस स्थान पर किया गया है ये आपको बताना है। इस बार इसका आयोजन किया गया है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। साथ ही आपको इस सम्मेलन की थीम भी याद रखनी है। इस उत्सव की थीम रखी गई थी एबल यूथ एंड स्ट्रांग यूथ, यानी कि सक्षम युवा सशक्त युवा। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की राज्य श्रेणी के अंदर कौन से राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो जल संरक्षण के लिए कौन से राज्य ने कितना प्रयास किया है उसी के आधार पर भारत के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा हर साल राष्ट्रीय जल पुरस्कार यानी कि नेशनल वाटर अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं। तो ये 2020 के लिए जो हाल ही में दिया गया है ये इसका 3रा संस्करण था और इसमें आपको टॉप 3 याद रखते हैं। नंबर 1 जो इसमें राज्य बना है यानी कि प्रथम पुरस्कार जिस राज्य को मिला है ये है उत्तर प्रदेश, फिर दूसरे नंबर पर है राजस्थान और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर प्रथम पुरस्कार जीता है और ये जो पुरस्कार हैं ये भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा प्रदान किए गए। हाल ही में पंजाब राज्य का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP किसे नियुक्त किया गया है। तो पंजाब राज्य के DGP हाल ही में बदल गए हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो पंजाब के अब नए पुलिस महानिदेशक बन गए हैं वीरेश कुमार भवरा। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। पंजाब राज्य में आपको पता है इस साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं जो कि एक ही चरण में आयोजित किया जाएगा। पंजाब में टोटल 117 विधानसभा सीटें हैं और सभी विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव आयोजित किया जाएगा। रणजी ट्रॉफी और CK नायडू ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है।
तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। रणजी ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी जो है ये भारत के अंदर खेली जाने वाली घरेलू क्रिकेट के टूर्नामेंट हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि क्रिकेट। तो ये हाल ही में चर्चा में इसलिए थी क्योंकि 2021-22 सीजन के लिए ये जो दोनों टूर्नामेंट हैं इनको स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस महामारी के चलते। आपको बताया कि 2021-22 सीजन में अभी तक सिर्फ 2 ही घरेलू टूर्नामेंट हो पाए हैं। एक तो था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और दूसरा था विजय हजारे ट्रॉफी। तो इन दोनों में विजेता कौन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2 ही टूर्नामेंट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता था तमिलनाडु की टीम ने और विजय हजारे ट्रॉफी को जीता था हिमाचल प्रदेश की टीम ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो लंदन स्थित एक संस्था है जिसका नाम है हेनले एंड पार्टनर्स। तो इसी के द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें दुनिया भर के जो पासपोर्ट्स हैं उनकी रैंकिंग तैयार की जाती है। तो हाल ही में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है ये 2022 के पहले क्वार्टर के लिए जारी किया गया है। तो इसमें भारत की जो रैंक है ये है 84। सो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इंडेक्स के अंदर टोटल 116 कंट्रीज के पासपोर्ट को रैंक किया गया है और इसमें नंबर 1 पर 2 कंट्रीज हैं, जापान और सिंगापुर। यानी कि जापान और सिंगापुर का जो पासपोर्ट है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इन कंट्रीज़ के जो नागरिक हैं ये बिना किसी पूर्व वीज़ा के 192 कंट्रीज़ में यात्रा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो पासपोर्ट है ये दुनिया में 84वें नंबर पर है। तो भारतीय पासपोर्ट की रैंक यहाँ पर है 84। हालांकि पिछली बार जब ये इंडेक्स जारी हुआ था 2021 के आखिर में तो इसमें भारत की रैंक थी 90। यानी कि यहाँ पर भारत ने 6 पायदान की ग्रोथ की है। और भारत के जो नागरिक हैं ये टोटल 59 कंट्रीज़ के अंदर बिना किसी पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। तो पहले तो 58 देश थे लेकिन एक कंट्री जिसने हाल ही में बिना किसी पूर्व वीज़ा के वहाँ पर अपने कंट्री के अंदर भारतीय नागरिकों की एंट्री को अलाउ किया है वो कंट्री है ओमान। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ ही इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि सबसे आखिर में है अफगानिस्तान जिसकी रैंक है 111 और अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं ये केवल 26 देशों में ही बिना किसी वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। तो इस इंडेक्स के बारे में आपको इतनी ही बातें याद रखनी है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। फिर अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का नया अध्यक्ष किसको अपॉइंट कर दिया गया है? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पता है इसरो के अध्यक्ष अभी तक थे के सिवन, लेकिन अब के सिवन के स्थान पर नया अध्यक्ष बना दिया गया है एस सोमनाथ को, जो कि भारत के एक मशहूर रॉकेट साइंटिस्ट हैं। तो अब ये इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इसरो के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। साथ ही आपको बता दूं कि ये इसरो के अध्यक्ष के अलावा भारत के अंतरिक्ष सचिव और जो अंतरिक्ष आयोग है उसके प्रमुख का भी कार्यभार ग्रहण करेंगे। अगर हम इसरो के बारे में बात करें तो ये भारत की स्पेस एजेंसी है जिसका मुख्यालय है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 12 जनवरी को इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आपको बताना है कि इस रॉकेट इंजन का नाम क्या है। तो गगनयान मिशन के बारे में आप जानते होंगे, ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। यानी कि भारत पहली बार किसी मिशन के अंदर इंसानों को अंतरिक्ष में पहुंचाएगा और उसी मिशन का नाम है गगनयान मिशन। और गगनयान मिशन जो है इसको लॉन्च किया जाएगा GSLV मार्क 3 जो रॉकेट है उसके द्वारा। तो इस इंजन को पावर देने के लिए जो इसमें इंजन लगाया जाएगा उसका नाम है विकास और इसी का परीक्षण हाल ही में इसरो ने किया है। जो विकास नाम का क्रायोजेनिक इंजन है भारत का, इसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। विक्रम अम्बुलाल साराभाई के जो इनिशियल लेटर से नाम के उन्हीं का नाम लेकर के ये बनाया गया है, विक्रम अम्बुलाल साराभाई। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है जिनका हाल ही में 11 जनवरी को निधन हो गया है। तो यूरोपीय संसद जो है ये यूरोपियन यूनियन के ही 7 संस्थानों में से एक है। इसका मुख्यालय है फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में। तो इसके जो मौजूदा अध्यक्ष थे इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनका नाम है डेविड सॉसेली। ये 2019 में इसके अध्यक्ष बने थे और जिस वक्त इनकी डेथ हुई 11 जनवरी को तब तक ये यूरोपीय संसद के अध्यक्ष थे। तो हाल ही में इनकी डेथ हो गई है जिसके बाद ये पद खाली हो गया है।
किस देश के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो क्रिस मॉरिस का नाम आपने 2021 के आईपीएल में जरूर सुना होगा, क्योंकि 2021 के आईपीएल में यही सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे जिनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा था। तो क्रिस मॉरिस ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस अभिनेत्री को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर कई सारे राज्यों की सरकारें पुरस्कार देती हैं। तो उसी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार भी भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार प्रदान करती है। तो महाराष्ट्र के द्वारा जो 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया, ये एक अभिनेत्री को मिला है जिनका नाम है हर्षाली मल्होत्रा। और हर्षाली मल्होत्रा जो हैं, इनको साल 2015 में जो बजरंगी भाईजान मूवी आई थी उसमें अभिनय के लिए दिया गया है। फिर इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर आप जानते हैं सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, टोटल 403। तो यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हैं वो भी सबसे ज्यादा चरणों में होंगे। यहाँ पर टोटल 7 चरणों में इस बार चुनाव आयोजित किए जाएंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने टोटल 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव की अनाउंसमेंट की है, यानी कि इन 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है गोवा, दूसरा है मणिपुर, फिर इसके बाद नेक्स्ट है पंजाब, फिर उत्तराखंड, और 5वां राज्य है उत्तर प्रदेश। तो इन्हीं 5 राज्यों के अंदर फरवरी और मार्च महीने में विधानसभा चुनाव आयोजित होने वाले हैं, जिनकी अनाउंसमेंट हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने की है। तो इनके बारे में आपको जो जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको इन सभी राज्यों के अंदर जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो आपको ध्यान रखना है। गोवा के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या है 40। मणिपुर राज्य के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या है टोटल 60। पंजाब राज्य के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या है 117। फिर इसके बाद उत्तराखंड राज्य, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से ही अलग होकर बना था, उत्तराखंड में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या है 70। फिर इसके बाद आखिर में है उत्तर प्रदेश राज्य, जहां पर मैंने आपको बताया कि टोटल विधानसभा सीटों की संख्या है 403, और ये पूरे भारत में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। तो इस बार जो इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो फरवरी और मार्च महीने के अंदर आयोजित किए जाएंगे। गोवा के अंदर जो 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे, ये सभी चुनाव जो हैं ये एक ही चरण में आयोजित किए जाएंगे। फिर इसके बाद अगर हम मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर मणिपुर में 60 विधानसभा सीटों पर टोटल 2 चरणों में चुनाव होंगे। फिर इसके बाद पंजाब और उत्तराखंड, इन दोनों राज्यों के अंदर एक ही चरण में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश, यहाँ पर टोटल 7 चरणों में 403 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोजित किए जाएंगे। यानी कि इन 5 में से 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर जो चुनाव है वो एक ही चरण में आयोजित किया जाएगा, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड। फिर मणिपुर राज्य के अंदर 2 चरणों में, और उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर टोटल 7 चरण में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सभी आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है, इसकी अभी तक मुख्य अर्थशास्त्री थी भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अब भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंदर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है, जो कि IMF के अंदर दूसरा सबसे ऊंचा पद है। तो गीता गोपीनाथ के बाद जो इसके अगले मुख्य अर्थशास्त्री होंगे उनको हाल ही में अपॉइंट कर दिया गया है। इनका नाम है पियरे ओलिवियर गोरीचांस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ये फ्रांस के व्यक्ति हैं, तो यही मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में IMF के अंदर कार्यभार संभालेंगे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो रेल की यात्रा के दौरान अगर किसी भी यात्री का सामान खो जाता है तो उसको खोजने में उस यात्री की मदद करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक हाल ही में पहल शुरू करी है, जिसका नाम है मिशन अमानत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
हालांकि आपको बता दूं कि इसको पूरे देश में अभी शुरू नहीं किया गया है, इसको पश्चिमी रेलवे जोन ने शुरू किया है, यानी कि वेस्टर्न रेलवे ने, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में भारत का जो रेलवे बोर्ड है उसके नए अध्यक्ष भी बने हैं, जिनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। तो इनके बारे में याद रखिए। जल मेट्रो परियोजना वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है, यानी कि आपको बताना है कि भारत का पहला शहर कौन सा है जहां पर जल मेट्रो परियोजना शुरू की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोच्चि, केरल। तो केरल के कोच्चि शहर के अंदर हाल ही में पहली बार जल मेट्रो परियोजना की शुरुआत की गई है। ये जो परियोजना है कोच्चि शहर की, इसके अंदर टोटल 23 इलेक्ट्रिक बोट्स को यहाँ पर चलाया जाएगा और इन सबको बनाएगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। साथ ही आपको बता दूं कि इन्हीं इलेक्ट्रिक बोट्स को नाम दिया गया है वाटर मेट्रोस, और इनमें से पहली बोट को हाल ही में रवाना किया गया था, जिसके चलते जो केरल का कोच्चि शहर है ये जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। 7 से लेकर के 9 जनवरी तक नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। तो इस बार जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है ये हुआ है असम के गुवाहाटी शहर में। असम का जो गुवाहाटी शहर है ये असम राज्य का सबसे बड़ा शहर है, हालांकि असम की राजधानी है दिसपुर। तो असम के गुवाहाटी शहर के अंदर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के अंदर 11 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस इनमें से राज्य के अंदर 11 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमिलनाडु राज्य के अंदर यहाँ पर 11 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। जिन 11 जिलों के अंदर ये नए मेडिकल कॉलेज बने हैं यहाँ पर आप इनके नाम देख सकते हैं। इनके अलावा यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो चेन्नई के अंदर केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान है उसके एक नए परिसर का उद्घाटन भी किया है। प्रत्येक वर्ष भारत के अंदर राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे जो होता है ये भारत के अंदर मनाया जाता है भारत में युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में। और स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है 12 जनवरी को, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। तो भारत के अंदर हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो भारत के अंदर राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त विश्व युवा दिवस। सर्वोच्च न्यायालय ने पीएम की सुरक्षा चूक के मामले में की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की है। तो क्या है कि 5 जनवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर जाने वाले थे, क्योंकि वहां पर फिरोजपुर के अंदर उनको लगभग 42,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखनी थी और साथ ही में भाजपा की रैली को भी अटेंड करना था। लेकिन रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री का रास्ता रोक दिया था और प्रधानमंत्री को एक फ्लाईओवर के ऊपर लगभग 20 मिनट तक रुकना पड़ा था, जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी सुरक्षा चूक के मामले की जांच करने के लिए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक जांच समिति गठित की है और इस समिति के अंदर टोटल 5 मेंबर्स हैं। तो इन्हीं 5 मेंबर्स में से जिसको अध्यक्ष बनाया गया है उनका नाम है इंदु मल्होत्रा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक रिटायर्ड जज हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु मिनी ओलंपिक्स का आयोजन करने की घोषणा की है। तो राज्य के जो युवा हैं उनको ओलंपिक गेम्स के अंदर हिस्सा लेने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने मिनी ओलंपिक्स का आयोजन करने की घोषणा की है। और ये जो इवेंट है ये 1 मई जिस दिन महाराष्ट्र का स्थापना दिवस होता है उसी के आसपास ये आयोजित किया जाएगा, ऐसी अनाउंसमेंट की है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की सरकार जो है ये मिनी ओलंपिक्स का आयोजन करेगी। ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को इनमें से किस राज्य पुलिस के अंदर
पुलिस उप अधीक्षक यानी कि DSP अपॉइंट कर दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो लवलीना बोरगोहेन है ये असम की एक महिला मुक्केबाज हैं और साल 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे 2021 के अंदर, उसमें इन्होंने भारत के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये असम की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर कोई भी मेडल जीता हो। तो इनकी इसी उपलब्धि को देखते हुए हाल ही में इनको असम पुलिस के अंदर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि DSP के रूप में अपॉइंट किया गया है। सो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में असम पुलिस के अंदर जो लवलीना बोरगोहेन है इनको DSP के रूप में अपॉइंट किया गया है और ये हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर मौजूदा वित्त वर्ष की बात हो रही है यानी कि वित्त वर्ष 2021-22। तो इसमें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हिसाब से भारत की GDP ग्रोथ रेट होने वाली है 9.2%। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व बैंक के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने % रहने वाली है? तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भी 2021-22 के लिए GDP वृद्धि दर के अनुमान जारी किए हैं और इनके अनुसार भारत की GDP ग्रोथ रेट होने वाली है 8.3%। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। हालांकि आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि इसके बाद जो वित्त वर्ष आएगा यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 उसमें भारत की GDP ग्रोथ रेट होगी 8.7%। तो मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अनुमान जारी किया गया है 8.3% और जो अगला वित्त वर्ष होगा उसके लिए 8.7%। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है और इसके समय जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डेविड मैलपस। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन से राज्य को दी गई है? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 होगा ये इसका 5वां संस्करण होगा और इसकी मेजबानी दी गई है मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। हालांकि आपको बता दूं कि अभी तक जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण है वो भी नहीं हो पाया है क्योंकि ये मूल रूप से 2020 के अंदर ही होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते उसको पहले तो 2020 के नवंबर-दिसंबर में शिफ्ट किया गया था और फिर उसके बाद इसको फरवरी 2022 में शिफ्ट किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इसको अब फिर से स्थगित कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे उसी के बारे में पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 4था संस्करण होगा इसकी मेजबानी दी गई है हरियाणा को और हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि जिसको टेस्ट ट्यूब तकनीक भी बोला जाता है, इसके क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे ICMR के द्वारा डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा हाल ही में डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर सतीश अडिगा को। और इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है ये आप क्वेश्चन में ही देख सकते हैं। इनको ये पुरस्कार दिया गया है टेस्ट ट्यूब तकनीक में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब तकनीक की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि टेस्ट ट्यूब तकनीक के जरिए हाल ही में बन्नी भैंस की नस्ल ने पहली बार एक बछड़े को जन्म दिया था जो कि गुजरात में था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो जो नॉर्मल शतरंज चैंपियनशिप 2021 के अंदर हुई थी उसको जीता था मैग्नस कार्लसन ने। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया था, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021। तो जो रैपिड शतरंज चैंपियनशिप हुई है 2021 की, इसका खिताब जीता है उज्बेकिस्तान के एक शतरंज खिलाड़ी ने जो कि सिर्फ 17 साल के ही हैं। इनका नाम है नोदिरबेक अब्दुसत्तरोव और इन्होंने फाइनल में हराया था रूस के इयान नेपोमनियाची को। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नोदिरबेक अब्दुसत्तरोव। ऑस्कर पुरस्कार विजेता मर्लिन बर्गमैन का हाल ही में निधन हो गया। आपको बताना है कि ये कौन से देश की एक प्रसिद्ध गीतकार थी, यानी कि ये गीत लिखती थी। आपको बताना है कि ये कौन से देश की एक गीतकार थी। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमेरिका। वैसे मर्लिन बर्गमैन जो है इनका नाम कभी भी अकेले नहीं लिया जाता, क्योंकि मर्लिन बर्गमैन जो है, मर्लिन बर्गमैन और इनके जो पति थे एलिन बर्गमैन, ये दोनों ही गीतकार थे और ये एक गीतकार जोड़ी थी और इस जोड़ी ने
3 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता था। तो इनमें से जो महिला गीतकार थी मर्लिन बर्गमैन, इन्हीं की हाल ही में डेथ हो गई है। सो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिए, ये अमेरिका से हैं। हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने गुजरात स्थित केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो गुजरात के अंदर जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है, अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। यहीं पर आपको पता है केवड़िया के अंदर ही, जो कि गुजरात के नर्मदा जिले में पड़ता है, यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू जो कि है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है और वो केवड़िया में ही स्थित है। तो यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम अब बदलकर कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। इससे कुछ ही दिनों पहले आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के झांसी में जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम किया गया था वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ये मैंने आपको फर्स्ट वीक की वीडियो में बताया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % वनों और वृक्षों से आच्छादित है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो होती है ये हर 2 साल में जारी होती है। इसमें भारत के अंदर वनों की स्थिति पर रिपोर्ट ये तैयार की जाती है और इस रिपोर्ट को जारी करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। तो इस बार की जो रिपोर्ट जारी हुई है इसके अंदर बताया गया है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% जो है ये वनों और वृक्षों से ढका हुआ है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में भारत के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो डॉक्टर भूपेंद्र यादव हैं, उन्होंने ही इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी हैं। भारत का, जैसा कि आप जानते हैं, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इस टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 24.62% जो है ये कुल वन और वृक्षावरण है, यानी कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% जो है ये वनों और वृक्षों से ढका हुआ है, जो कि है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। और पिछले 2 सालों के अंदर यहाँ पर भारत के अंदर टोटल जो फॉरेस्ट कवर है उसमें वृद्धि हुई है 2,261 किलोमीटर स्क्वायर की, यानी कि 0.28%। साथ ही भारत के जिस राज्य ने सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि की है वो राज्य है आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर पिछले 2 सालों में 647 वर्ग किलोमीटर वन के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो ये बातें आपको इस बार के इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में याद रखना है। अरुण कुमार चटर्जी को हाल ही में किस मध्य एशियाई देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं टोटल मध्य एशिया के अंदर 5 देश हैं और इनमें से एक कंट्री है किर्गिस्तान। तो अब किर्गिस्तान के अंदर भारत के नए राजदूत बन गए हैं अरुण कुमार चटर्जी। सो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है किर्गिस्तानी सोम। 11 जनवरी को भारत ने इनमें से किस युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो हाल ही में भारत के डीआरडीओ ने यह टेस्ट किया है और क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर युद्धपोत से इसका परीक्षण किया गया है, इसका मतलब ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नेवल वर्जन है, जो कि C2C वेरिएंट है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। इसका परीक्षण कौन से युद्धपोत से किया गया है? इसका परीक्षण किया गया INS विशाखापत्तनम से। अगर आप हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि INS विशाखापत्तनम जो है इसको 21 नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। तो अभी कुछ ही महीनों पहले इसको कमीशन किया गया था और अभी हाल ही में इस युद्धपोत के जरिए ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो INS विशाखापत्तनम है ये एक डिस्ट्रॉयर शिप है, यानी कि विध्वंसक जहाज है और इसी से हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के C2C वेरिएंट का परीक्षण किया गया। भारत में प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन डे या फिर इसी को NRI डे भी बोला जाता है। तो आपको बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ही इसलिए मनाया जाता है
क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटकर आए थे। तो इसीलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस उन लोगों के सम्मान में मनाया जाता है जो कि भारत के ही व्यक्ति हैं लेकिन वो विदेशों में रहते हैं, यानी कि वो भारत के प्रवासी हैं। हाल ही में किसने मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों को जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया है? तो भारत के दो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर और त्रिपुरा, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हाल ही में पहली बार जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया गया और इनको रवाना किया था भारत के दो केंद्रीय मंत्रियों ने, अश्विनी वैष्णव और जी किशन रेड्डी। अश्विनी वैष्णव जो है इनके पास 3 मंत्रालय हैं। एक तो रेल मंत्रालय है, संचार मंत्रालय है और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय है। इसी तरीके से जी किशन रेड्डी जो हैं इनके पास भी 3 मंत्रालय हैं। एक तो है पर्यटन मंत्रालय, फिर दूसरा है संस्कृति मंत्रालय और तीसरा है पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए जो मंत्रालय है वो। ठीक है, तो इन्हीं दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने हाल ही में संयुक्त रूप से और वर्चुअल माध्यम से जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया है मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जो त्रिपुरा और मणिपुर ये जो दो पूर्वोत्तर राज्य हैं ये दोनों आपस में बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन इन दोनों राज्यों के बीच में शुरू की गई है वो किसी एक और स्टेट से होकर गुजरती है। तो ये सबसे पहले त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से शुरू होती है, फिर उसके बाद ये असम से होकर के मणिपुर में यहाँ पर जिरीबाम तक जाती है। तो इस तरीके से ये 3 पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करती है, त्रिपुरा, असम, फिर मणिपुर, राइट। तो इससे इन तीनों राज्यों के अंदर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इन ट्रेनों को शुरू करने के लिए काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र के लोगों द्वारा मांग की जा रही थी, जिसको अब कंप्लीट किया गया है। तो याद रखिए, ये जो ट्रेन है ये मणिपुर के जिरीबाम और त्रिपुरा के अगरतला के बीच में चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताना है कि 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो गुरु गोविंद सिंह जी जो सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु थे, इनकी जयंती मनाई गई है हाल ही में 9 जनवरी 2022 को और ये इनकी 355वीं जयंती थी। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीर बाल दिवस जो है ये हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया है और ये अब से हर साल मनाया जाएगा। तो ये किस दिन मनाया जाएगा? हर साल 26 दिसंबर को। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में जो गुरु गोविंद सिंह जी की 355वीं जयंती मनाई गई थी 9 जनवरी 2022 को, इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अनाउंसमेंट की है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, इनके 2 बेटों यानी कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन दोनों बच्चों ने जो कि उस वक्त सिर्फ 9 साल और 6 साल के ही थे, ये बात हो रही है 26 दिसंबर 1705 की। तो इस दिन क्या हुआ था, इन दोनों बच्चों ने यानी कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन्होंने सिख धर्म के गौरव की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था। तो इनकी शहादत को याद रखने के लिए अब से हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। तो इसी की अनाउंसमेंट हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने करी है गुरु गोविंद सिंह जी की 355वीं जयंती के अवसर पर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, अगला सवाल पूछा गया है कि रतन टाटा की जीवनी रतन एन टाटा द अथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो भारत के मशहूर उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति रतन टाटा की जीवनी हाल ही में लिखी गई है, यानी कि इनके जीवन के बारे में इस किताब में बताया गया है, जिसका नाम है रतन एन टाटा द अथराइज्ड बायोग्राफी। तो इसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। हालांकि अभी इसको लॉन्च नहीं किया जाएगा, इसको इस साल के आखिर में लॉन्च किया जाएगा। तो याद रखिए, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। रतन टाटा को आपको पता होगा पिछले साल असम सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, जिसको बोलते हैं असोम वैभव। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जिनका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और इन 47 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। तो यहाँ पर पहला सवाल ये है कि 25वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का विषय क्या है? यूथ एंड ट्रूथ, फिट यूथ फिट इंडिया, यूथ इंडियाज फ्यूचर, और आखिरी ऑप्शन है एबल यूथ एंड स्ट्रॉन्ग यूथ। तो यहाँ पर जो भी राइट आंसर है आपको बताना है।
इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन जो है ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के बारे में पूछा गया है कि इस बार बेस्ट एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है। विल स्मिथ, महरसाला अली, फिर इसके बाद जेवियर बर्डेम या फिर बेनेडिक्ट कम्बरबैच। तो यहाँ पर जो भी राइट आंसर हो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जनवरी 2022 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे सेकेंड वीक के अंदर उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। अगर आपके एग्जाम में सेकेंड वीक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कॉन्फिडेंटली उसका राइट आंसर कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।